नमस्ते दोस्तों, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आई एम पूनम, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, अ हीलर, योर फ्रेंड एंड अ गाइड। आज हम बात करने जा रहे हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी कॉम्बिनेशन 1441 की। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इट्स हाईली मेलिफिक एंड ट्रबलसम कॉम्बिनेशन। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल नंबर में है या फिर इन नंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट्स की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में है, एक साथ है, तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। ये कॉम्बिनेशन आपको लीगल मैटर्स में फंसा सकता है। ये कॉम्बिनेशन आपको लोन लायबिलिटीज़ और फाइनेंशियल इश्यूज देगा। इस कॉम्बिनेशन वाले लोगों को हमेशा स्ट्रेस बना रहता है। अगर ये कॉम्बिनेशन आप अपने मोबाइल नंबर में यूज़ कर रहे हैं और फिर भी आपको इसके कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पर फिर भी मैं आपको यह एडवाइस दूंगी कि जल्दी से जल्दी इस नंबर को चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ट्रबलसम और मेलेफिक कॉम्बिनेशन है। तो ये आज नहीं तो कल आपको प्रॉब्लम तो देगा ही, 100% देगा। आज हम जिस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं उसमें से एक है राज्य को संभालने वाला राजा और दूसरा है चालाक चोर, मतलब सूर्य और राहु। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नंबर 1 इज गवर्न बाय सन एंड नंबर 4 इज गवर्न बाय राहु। तो ये कॉम्बिनेशन है राहु और सूर्य का, 1441। इसे आप ग्रहण योग भी कह सकते हैं। मैं आपको ये एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली दोनों ही एस्पेक्ट्स में समझाने की कोशिश करूंगी। जिनका भी किंग नंबर या क्वीन नंबर 4 है और जिनके बर्थ चार्ट में राहु की प्लेसमेंट किसी भी मेलेफिक प्लैनेट के साथ है, तो राहु उस मेलेफिक प्लैनेट की सारी क्वालिटीज़ ले लेगा और उस मेलेफिक प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आपको फल देगा, अच्छा या बुरा। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं राहु और सूर्य की, जो कि एक दूसरे के शत्रु हैं। जिन पर भी राहु का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है वो लोग बहुत ही तिकड़मबाज, खुरापाती और स्मार्ट लोग होते हैं। ऐसे लोग अपना काम निकलवाना बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। वो किसी न किसी तरह से आपसे अपना काम निकलवा ही लेते हैं। अब राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन मेलेफिक क्यों है? राहु और सूर्य की आपस में शत्रुता क्यों है? इस बात को मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ क्लियर करना चाहूँगी। अब राहु के अस्तित्व में आने का क्या कारण है, इसके पीछे क्या घटना है, क्या कहानी है, शायद आप में से बहुत लोग ये जानते होंगे। इस कथा का वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है। जब देवराज इंद्र को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए हुए श्राप की वजह से सारी नवनिधियाँ, सारी शक्तियाँ छिन गई और समस्त देवता शक्ति विहीन और लक्ष्मी विहीन हो गए, तब असुर महाशक्तिशाली हो गए और उनका आतंक बढ़ने लगा। शक्ति विहीन होने की वजह से देवताओं में असुरों का सामना करने की शक्ति क्षीण हो गई और देवता भागे भागे फिरने लगे। असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा। तब समस्त देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इस स्थिति से निकलने का उपाय पूछा कि इस स्थिति से निकलने के लिए और पुनः अपनी समस्त शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। उन्हें ऐसा क्या करना होगा कि वे पुनः अपनी समस्त शक्तियाँ प्राप्त कर सके। तब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया। पर समुद्र मंथन करना इतना सरल नहीं था। देवता अकेले समुद्र मंथन करने में सक्षम नहीं थे। इस समुद्र मंथन के लिए देवताओं को असुरों के साथ की आवश्यकता थी, तभी यह समुद्र मंथन हो पाना संभव था। तब असुर राज बलि के पास यह सुझाव भेजा गया और तब जाकर असुर राज बलि और उनकी समस्त सेना इस समुद्र मंथन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। अब शक्तियाँ किसे नहीं चाहिए होती, सभी को चाहिए होती है, असुरों को भी चाहिए थी। शक्ति को प्राप्त करने की लालसा में समस्त असुर इस मंथन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन से सबसे पहले जो वस्तु निकली वो था हलाहल विष।
जो कि हमारे भोले बाबा, इस समस्त संसार के पिता हमारे भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। इसी तरह 14 रत्न और माता लक्ष्मी सहित सारे नवनिधियाँ समुद्र मंथन द्वारा बाहर आई और सबसे अंत में जो वस्तु निकली वो आप सब जानते ही होंगे। अंत में निकला था अमृत। सबसे अंत में आया था अमृत, जिसे धन्वंतरी जी एक स्वर्ण कलश में लेकर बाहर आए। अब यहाँ असुरों का धैर्य जवाब दे गया। अब असुरों के पक्ष में एक ऐसा असुर था जो कि बहुत तेज, बहुत बुद्धिमान और बहुत ही चालाक था। शायद आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ राहु की। जी हाँ, वो था राहु। राहु ने छल से वह अमृत कलश छीन लिया और वह उसे लेकर भागने लगा। अब राहु को अमृत कलश लेकर जाता हुआ देख समस्त देवता चिंता में पड़ गए, क्योंकि अगर सारा अमृत असुरों के हाथ लग जाता तो वो उसे पीकर अमर हो जाते और फिर देवता उनको कभी परास्त न कर पाते और पूरी पृथ्वी पर असुर साम्राज्य स्थापित हो जाता। अब इस चिंता से बाहर निकलने के लिए समस्त देवता फिर भगवान विष्णु के पास गए और तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। असुर ये बिल्कुल भी जान नहीं पाए कि ये मोहिनी भगवान विष्णु ही है और उनके रूप पर मोहित होकर कलश उन्हें सौंप दिया, यह सोचकर कि यह सुंदरी देवता और असुरों में बिना भेद किए इस अमृत का बंटवारा समानता से करेगी। एक पंक्ति में सारे देवता और दूसरी पंक्ति में सभी असुरों को बैठाया गया और अमृत का बंटवारा शुरू किया गया। तब मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत देना प्रारंभ किया, पर देवताओं की पंक्ति में कोई और भी बैठा था जो देव नहीं था, पर जिसने अपनी माया से देवताओं का रूप धारण किया था, जिसे सूर्य और चंद्रमा पहचान गए कि जो देवताओं की पंक्ति में अमृत पान करने के लिए बैठा है ये कोई देव नहीं है, ये ज़रूर कोई मायावी है। और वो मायावी कोई और नहीं बल्कि राहु था। पर जब तक देवता कुछ कर पाते उसे अमृत प्राप्त हो चुका था। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अमृत पान करने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसके शरीर के 2 भाग हो गए। उसका सर राहु और उसका धड़ केतु कहलाया और अमर होने की वजह से राहु केतु को ग्रहों के बीच स्थान मिल गया। पर राहु केतु ग्रह नहीं है, ये है शैडो प्लैनेट्स है। राहु इल्यूजन है, माया है, छल है, कपट है। इसी तरह राहु और केतु को ग्रहों के बीच स्थान मिला। इन दोनों ग्रहों को पापी ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। अब राहु के पास बुद्धिमानी है, तिकड़मबाजी है, चालाकी से काम निकलवाने के तरीके हैं। राहु मतलब खुराफाती दिमाग। अब राहु की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में जहाँ होगी उसके अकॉर्डिंग आप पर उसका प्रभाव होगा। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ऐसे देवता थे जो राहु की असलियत जान पाए थे। बस इसी घटना के बाद से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई। अब जब राहु किसी के बर्थ चार्ट में सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ बैठेगा और जब सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु की युति होगी तो वहाँ ग्रहण योग का निर्माण होगा। राहु सूर्य और चंद्रमा के अच्छे गुणों को ग्रहण लगाएगा और इस ग्रहण योग की वजह से आपके जीवन में भारी उथल पुथल होगी। अब शायद आप सब इस कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह समझ पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि ये कॉम्बिनेशन मैलेफिक क्यों है। पर चोर राजा को कितना भी परेशान कर ले, राजा तो राजा ही है और चोर चोर ही कहलाएगा। और जब चोर की चोरी पकड़ी जाएगी और उसका सर राजा के हाथों में आएगा तो उसका कटना निश्चित है। और ये जो सर है वही राहु है जो हमेशा सूर्य के साथ में रहकर आपको बहुत चालाकी देगा। अब आप सभी देखिए,
सरकार ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए नए नए रूल्स बना रही है और उसी जगह वो लोग जो चोरी करना जानते हैं वो रोज़ एक नया तरकीब लगाकर अपनी चालाकी से इन रूल्स को इजीली ब्रेक कर देते हैं। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, उन सभी के चार्ट में राहु की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग होती है और स्ट्रांग देखी गई है। बस राहु की प्लेसमेंट किसके साथ है और कहाँ है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर प्लेसमेंट अच्छी है तभी वो पॉलिटिशियन या लीडर अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने इंटेलिजेंस से देश को उन्नति की ओर लेकर जाएगा। और वहीं अगर प्लेसमेंट किसी मेलिफिक प्लैनेट के साथ है तो वही पॉलिटिशियन आपको लूट कर खाएगा। राहु इज़ ऑल अबाउट छल कपट, मैनिपुलेशन, धोखेबाजी, तिकड़मबाजी। और पॉलिटिक्स क्या है? बिना इन सब चीज़ों के पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती। इसीलिए राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। अगर आपके नंबर में या आपके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल होगी। और अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं भी है फिर भी ये इन्फॉर्मेशन तो यूज़फुल है ही 100%। जिनके भी चार्ट में या नंबर में ये कॉम्बिनेशन एक साथ आता है तो ऐसे में आप पर गवर्नमेंट लोन के पूरे चांसेस होंगे। चालान कटना तो आपके लिए नॉर्मल बात होगी। और ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे का रीज़न तो आप समझ ही गए हैं कि जब भी राहु और सूर्य एक साथ होंगे तो राहु सूर्य पर ग्रहण लगाएगा। इस कॉम्बिनेशन वाले लोगों को कर्जा लेने की आदत हो जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट कोई लोन, कोई ना कोई EMI इनके ऊपर बनी रहती है। ऐसे लोग अगर ये कोशिश भी करें कि ये उनकी लास्ट EMI होगी, इसके बाद वो कोई और लोन नहीं लेंगे, जैसे ही वो EMI कंप्लीट होगी आपको कोई ना कोई ऐसा काम आएगा जिसके लिए आपको फिर से लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही ऐसा है। और हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। और इस कॉम्बिनेशन वाले लोगों को स्मोकिंग से बचना चाहिए, क्योंकि फिर ये आपको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा। आपके कामों को पूरा होने से रोकने के लिए ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे जो आपके बनते हुए कामों को रोकने पर लगे हुए होंगे। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में हमेशा प्रॉब्लम्स आएगी। अगर आप कोई गवर्नमेंट टेंडर लेना चाहेंगे और आप उसके लिए कोशिश भी पूरी करेंगे फिर भी वो टेंडर आपको नहीं मिलेगा। आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे कामों में परेशानी आएगी। गवर्नमेंट जॉब लगने में प्रॉब्लम होगी। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम देने जाएंगे पर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ ही जाएगा, क्योंकि सरकार मतलब सूर्य और सूर्य कारक है डॉक्यूमेंटेशन का, तो आपके काम पूरे नहीं होंगे। आपको कोई ना कोई लॉज ज़रूर उठाना पड़ेगा। एक और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनिएगा। ऐसे कॉम्बिनेशन वाले लोग अपना टैक्स पे नहीं करते हैं और यह भी एक चोरी ही है। इस कॉम्बिनेशन वाले लोग जिस भी फील्ड में हो, ये लोग कभी भी गवर्नमेंट को पूरी तरह टैक्स पे ही नहीं करते। और यही कारण है कि अगर आप गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स नहीं पे कर रहे हैं और एक कॉम्बिनेशन आपका है तो आपको हमेशा नुकसान होगा। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट को पता लगेगा कि आपकी कितनी इनकम है और आपने कितना टैक्स पे किया है, और तब आप बिल्कुल भी बच नहीं पाओगे। एक इंटरेस्टिंग बात और बताती हूँ। ऐसे कॉम्बिनेशन वाले लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करते हुए भी देखा गया है। ऐसे कॉम्बिनेशन वाले लोगों के घर में कोई ना कोई इक्विपमेंट ज़रूर ऐसा होगा जो विदाउट मीटर के जुड़ा होगा। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है या आपके नंबर में है तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका सूर्य खराब होगा। कोशिश कीजिए कि किसी से भी बिजली का सामान दान में ना ले, क्योंकि जैसे ही आप किसी से भी दान में लिया हुआ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट घर लेकर आएंगे, मतलब आप राहु को अपने घर में एंट्री दे रहे हैं और ये आपको नुकसान करेगा। इस कॉम्बिनेशन के बुरे प्रभाव से बचने के लिए टैक्स की चोरी या इलेक्ट्रिसिटी की चोरी बिल्कुल भी ना करें। एक बात समझिएगा, जब राजा राज्य करता है तो उसको जासूस भी चाहिए होते हैं, और ये जासूस भी राहु को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जिनके पास बहुत नॉलेज होती है
अगर आप अपनी नॉलेज का सही यूज़ करेंगे तो आप जासूस कहलाएंगे, और अगर आप अपनी बुद्धि का मिसयूज़ करेंगे तो आप चोर कहलाएंगे, जिसके पीछे हमेशा पुलिस पड़ी रहेगी। तो अब आप ये डिसाइड कीजिए कि आप चोर बनना पसंद करेंगे या जासूस। राहु एक मेलेफिक प्लैनेट होने के बाद भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रातों रात लोग जो फेमस हो जाते हैं वो राहु की ही वजह से होते हैं। राहु आपको सडन वेल्थ देता है, फेम देता है। राहु आपको वो इंटेलिजेंस देता है जो आपको आपके सपने पूरे करने के लिए ज़रूरी है, बशर्ते आप अपने इंटेलिजेंस का, अपने पावर का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, किस जगह पे कर रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आप ये समझ गए तो आपका राहु आपको आपके सपने पूरे करने में पूरी मदद करेगा। बस अपनी बुद्धि का, अपनी पावर का, अपने इंटेलिजेंस का सही दिशा में यूज़ कीजिएगा, फिर देखिएगा ये राहु आपको कैसे राजा बनाता है। बहुत से लोग राहु के नाम से डरते हैं और बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स राहु के नाम से डराते हैं, पर राहु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि राहु को अपनी फेवर में कैसे किया जा सकता है, और यदि राहु आपकी साइड में है तो और कोई प्लैनेट आपकी साइड में हो या ना हो, इट डजेंट मैटर। राहु अकेला ही काफ़ी है आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने के लिए, और अगर राहु आपके फेवर में नहीं है तो भी राहु अकेला काफ़ी है आपको अर्श से फर्श पर लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। किसी भी कंसल्टेशन या गाइडेंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और इतने पेशेंस के साथ इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हर हर महादेव, जय माता दी, with lots of love and gratitude. Thank you so much.